सभी साथियों को हमारा सादर प्रणाम। जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हमने अपने चैनल पर परीक्षा वाणी के सारांश प्रारंभिक 92 पेज को 5 पार्ट में रिकॉर्ड करके अच्छे से आपको डाला है। इसके साथ ही हमने उनमें करंट को अच्छे से अपडेट किया है, एक्स्ट्रा फैक्ट को उनके साथ कवर किया है। अब हम परीक्षा वाणी के अध्याय 3 उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक 1.5 से 2 घंटे की वीडियो से आपको पूरे उत्तराखंड का एक अच्छा ओवरव्यू हो सकता है। और आप सबको पता है कि उत्तराखंड विशेष के जो यूके ट्रिपल एससी में 40 प्रश्न आते हैं, उनमें से 15 से 20 प्रश्न से भी अधिक अकेले इतिहास से ही होते हैं। हमें यह भी पता है कि परीक्षा वाणी का इतिहास पूरे 20 प्रश्न को कवर नहीं कर सकता है, लेकिन यह भी आप सबको पता है कि 12 से 15 प्रश्न परीक्षा वाणी से ही केवल आ सकते हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सभी घटनाक्रम अच्छे से दिए हुए हैं। इसलिए हम इसको एक बार कवर करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। आदिकाल से ही यह भूमि देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, तपस्वियों, तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र रही है। इतिहास लेखन में प्रयुक्त होने वाले साक्ष्यों स्रोतों के आधार पर राज्य के इतिहास को 3 कालों प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक लेखन के स्रोत पाषाणिक उपकरण, धातु उपकरण, समाधान और शैलाश्री हैं। आद्य ऐतिहासिक लेखन के स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं, और जबकि इतिहास लेखन के स्रोत शिलालेख, मंदिर लेख, मुद्रा लेख, ताम्र लेख आदि हैं। उपरोक्त तीनों कालों के क्रम में यहाँ इतिहास का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे इतिहास के 3 कालों को प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक लेखन के स्रोत पाषाणिक उपकरण हैं, धातु उपकरण हैं और समाधान हैं और शैलाश्री हैं, जबकि आद्य ऐतिहासिक लेखन के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं और इतिहास लेखन के स्रोत शिलालेख, मंदिर लेख, मुद्रा लेख, ताम्रलेख आदि हैं। अब हम प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं। मानव के रहन सहन और उसके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों, उपकरणों, बर्तनों आदि के प्रगति के क्रम में प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण और पुरापाषाण में भी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटा गया है। इसके बाद मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल व धातु आदि कालों में बांटकर अध्ययन किया गया है। पाषाणकालीन मानव शिकार तथा फलों एवं कंदों का ग्रहण कर अपने पेट की पूजा करता था, उदर पूर्ति करता था। इन कार्यों के लिए पाषाण निर्मित उपकरणों और औजारों का वह उपयोग करता था। निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण मुष्ठी या कुठार है। राज्य में इस काल के साक्ष्य कालसी के पास यमुना घाटी पर, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट पर हैं। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मुष्ठी कुठार है। राज्य में इस काल के साक्ष्य कालसी के पास यमुना तट पर, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट पर और अल्मोड़ा में खुटानी नाला के पास रामगंगा आदि घाटी आदि स्थानों से मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण सल्क व खुरचनियाँ हैं। राज्य में इस काल के कुछ साक्ष्य श्रीनगर के निकट मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण चमकदार फलक व तक्षणियाँ हैं। इस काल के उपकरण राज्य में अभी तक नहीं मिले हैं। पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल शुरू हुआ था। इस काल के उपकरण छोटे व तीक्ष्ण होते थे, इसलिए इन्हें सूक्ष्म कहा जाता है। इस काल के कुछ उपकरण जसकोट से मिले हैं। पाषाणकालीन मानव गुफाओं या शैलाश्रियों में निवास करता था। राज्य में इस तरह की गुफाएं चमोली व अल्मोड़ा जिलों में मिली हैं। कुछ प्रमुख गुफाओं का परीक्षा उपयोगी विवेचन अधोलिखित है। प्रदेश में सर्वप्रथम 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा अल्मोड़ा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के तट पर स्थित लखू या लाखू उडियार या गुफा की खोज की गई। यहाँ सामूहिक नृत्य करते आदमियों के 2 समूह, शिकार करते आदमियों के 1 समूह और कुछ पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। यहाँ के चित्रों को सफ़ेद, गेरू, गुलाबी व काले रंगों से सजाया गया है। लाखू उडियार से कुछ ही दूरी पर डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 1985 में फड़का नोली शैलाश्रय व 1989 में पैटसाल शैलाश्रय की खोज की थी। इन दोनों शैलाश्रयों के चित्र नष्ट हो चुके हैं। लाखू उडियार से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित फड़का नोली के पास चित्रयुक्त 3 शैलाश्रय हैं। अल्मोड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर फलसीमा के निकट एक चित्रित शैलाश्रय भी मिला है। दीना पानी अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित लेथाप नामक स्थल पर लाल रंग से चित्रित शैलाश्रय हैं। यहाँ के शैलाश्रय में शिकार व नृत्य मुद्रा में मानव चित्र दिखाए गए हैं। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित ग्वारखिया उडियार में मानव व पशुओं सहित कुल 41 चित्र हैं, जो गुलाबी व लाल रंग से चित्रित हैं। राज्य के सभी शैलाश्रयों में सबसे सुंदर चित्र यहीं के हैं। चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के निकट हल्के रंग
के चित्रित एक शैलाश्य हैं। यमुना घाटी स्थित पुरोला उत्तरकाशी में शंख लिपि में उत्तीर्ण काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है। ध्यातव्य है कि इस आलेख की अनुमानित आयु 2100 से 19 वर्ष है। प्रदेश में महापाषाणकालीन स्वाधान, मृतभांड, ओखली, शिष्ट, दिरसास्म आदि के शास्य नोला ग्राम, जो पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में है, मेनहीर अल्मोड़ा से, नौगांव अल्मोड़ा से, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा से, देवीधुरा चंपावत से, गोपेश्वर चमोली से, मलारी चमोली से, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी से, जसकोट आदि स्थलों से महापाषाणकालीन स्वाधान, मृतभांड आदि मिले हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नोला ग्राम से 73 ओखलियां कप मार्क्स प्राप्त की गई हैं। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। देवीधुरा चंपावत कप मार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई है, जबकि गोपेश्वर में पश्चिमी नयार घाटी कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच द्वारा की गई है। राज्य में धातुकालीन युग के साक्ष्य पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां, पिथौरागढ़ जिले के ही नैनीपातल से 5 ताम्र मानव आकृतियां, अल्मोड़ा जिले से कुछ मानव आकृतियां, हरिद्वार जिले के बहादुराबाद से ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को चमोली जिलों के मलारी गांव में किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप कुछ लौह उपकरण, एक वृषभ कंकाल, सवाधान, एक मानव कंकाल, उसके ऊपर स्वर्ण मुखौटा, एक कांसे का कटोरा, 10 मिट्टी के पात्र, कुछ हत्थे युक्त काले चित्रित धूसर मृतभांड प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव गुफाओं में निवास करता था और उसकी दीवारों को सुंदर चित्रों से सजाता था। अपने भोजन की पूर्ति वह शिकार व विभिन्न फलों कंदों का संग्रहण करके करता था। शिकार व अन्य कार्यों के लिए तरह तरह के पाषाण उपकरणों का वह उपयोग करता था। कालांतर में वह धातु व आग से भी परिचित हो गया था। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल को देखने जा रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य ऐतिहासिक के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें वेदों में प्राप्त हुआ है, जिसमें इस क्षेत्र को हिमवंत, देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वेदों के अलावा गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि व पवित्र भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशिकी ब्राह्मण में वर्णन है कि वाक देवी सरस्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ में है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर व कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें से 2 खंड हमारे उत्तराखंड में मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र को और केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है और इनका संबंध वर्तमान उत्तराखंड राज्य से है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड अर्थात गढ़वाल क्षेत्र तथा नंदा पर्वत से टोंस व कालगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड अर्थात वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। बघाण का नंदा पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है। नंदा देवी पर्वत गढ़वाल व कुमाऊं मंडल को अलग करता है। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर व खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवत, महाभारत में उत्तर कुरु, वैदिक काल में हेमवत, महाभारत में उत्तर कुरु, पुराण काल में केदार खंड कहा जाता है, जबकि पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व किरात मंडल आदि नामों से जाना जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र को 52 गढ़ों पहाड़ी किलों को पंवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के बाद गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा था। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने ही नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई। मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा यहाँ शुरू हुई। यहाँ के अलकापुरी, जिसे कुमार की राजधानी भी कहा जाता है, अलकापुरी नामक स्थान से मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल भी माना जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीचि, पुलस्य, पुलह, ऋतु, अत्रि का निवास स्थल भी गढ़वाल क्षेत्र ही था। हरिराम धस्माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु
देश का उल्लेख है वह गढ़ भूमि गढ़वाल ही है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास व स्कंद आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयान में बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं निवास किया था। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की शीतोनस्यु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ मंसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। देवप्रयाग में भगवान राम जी का एक मंदिर है जो रघुनाथ मंदिर कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे तपोवन कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ भृगतुंग महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ जिसे भृगतुंग भी कहा जाता है तक के यात्रा पड़ाव में पड़ने वाले यात्रा स्थानों का वर्णन मिलता है। इस पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। वन पर्व के अनुसार उत्तर कुरुक्षेत्र में सतलज से अलकनंदा तक पुलिंद कुनिंद राज सुबाहु का आधिपत्य था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। हरिद्वार क्षेत्र नागराज कौरव्य के अधीन था तथा मंदाकिनी से उत्तर का क्षेत्र असुर के अधीन था। बाण की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी थी। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत के अनुसार इस क्षेत्र में खस, तंगण, किम पुरुष आदि जनजातियां भी निवास करती थी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम में ही की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खसमंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदारखंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग बहुत सशक्त थे। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें आर्य भी मानते हैं। कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्व में कच्छप के पीठ की आकृति वाले क्रांतेश्वर पर्वत, जिसका वर्तमान नाम कांडदेव या कानदेव है, विष्णु भगवान का कूर्म या कच्छप अवतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता है। आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को भी कुमाऊं कहा जाने लगा था। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियाँ निवास करती थी। महाभारत में भी कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है। जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में है, उसका अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बेनाग या बेनी नाग, धोल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, वासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिर की उपस्थिति प्राचीन काल में नाग जाति के लोगों के निवास करने को प्रमाणित करता है। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ का बीनाग या बेनी नाग मंदिर है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट और डिडहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थी। इसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व हुआ करता था। अब हम ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल को देखने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ डिस्कस नहीं करा रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है। आप सब ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपके शॉर्ट में रिवीजन के लिए, जिससे आप 2x की स्पीड में इसको पढ़ के एक बार अच्छे से अपना रिवाइज कर सके। यह वीडियो बनाई जा रही है क्लर्क के एग्ज़ाम के बाद
लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस एफआरओ और फॉरेस्ट गार्ड के बीच हमें 5 से 6 महीने मिलने वाले हैं। इसमें हम बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को आपको डीपली कवर कराने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इसका एक ओवरव्यू या रिवीजन के टाइप से हम यह वीडियो दे रहे हैं, जिससे आप लास्ट टाइम में रिवीजन करके एक अच्छा कॉन्फिडेंस ले आएँ। राज्य में विभिन्न स्थलों से अनेक प्रकार के ऐतिहासिक लेख, शिला लेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख, मुद्रा लेख आदि मिले हैं, जिनमें प्रमुख लेख अधोलिखित हैं। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, वैमाणा आदि स्थानों से शिलालेख मिले हैं। अशोक ने एक अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी में कालसी, देहरादून के उत्तर टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थापित करवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख में अशोक की यह घोषणा है कि उसने अपने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने, अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है। कुणिद लोगों की अमोघ भूति, अल्मोड़ा व छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी मिली हैं। कुणिद लोगों की ही यहाँ से अमोघ भूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी मिली हैं। कुणिद लोगों की अल्मोड़ा प्रकार की 4 मुद्राएं लंदन में कत्यूर घाटी से प्राप्त 54 मुद्राएं भारत में हैं। देहरादून के जोनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। देवप्रयाग, वामन गुहा तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल तथा बाड़वाला, देहरादून से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से त्रिशूल लेख मिले हैं। प्रथम व द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। मोरध्वज स्तूप से 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। कार्तिकेयपुर राजाओं के पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ आदि स्थलों से ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। कुणिद शासक विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुणिद उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से 3री-4थी ईस्वी तक कई शाखाओं में कुणिदों का शासन रहा। देहरादून जिले के यमुना व टोंस नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख के आधार पर डॉक्टर राय चौधरी जी कहते हैं कि देहरादून तक का क्षेत्र अशोक के अधीन आ गया था, लेकिन पहाड़ी भागों में पूर्ववत कुणिद लोगों का ही शासन था। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। इसकी रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत, लुधियाना तथा बेहद सहारनपुर तक मिली हैं। ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि की इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन है। अल्मोड़ा सिक्कों से अनुमानतः 8 कुणिद शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। कुणिदों के कुल देवता छत्रेश्वर का तादात्म्य भगवान शिव से स्थापित किया जाता है। प्रथम सदी की ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। सूर्य मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की उत्तराखंड में पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोसी के पास कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुणिद मुद्राओं पर आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग में कुषाणों ने अधिकार कर लिया। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार के पास गोविसाण, काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुषाणों के पतन के बाद यहाँ कुछ नए राजवंश आए, जिनमें गोविसाण, काशीपुर, कालसी व लाखा मंडल स्थापित हुए और साथ ही कुणिद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। खटीमा से कुषाण शासक वसु की 7 स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। कुणिदों के समकालीन योधे शासकों की मुद्राएं जोनसार, भाबर, देहरादून तथा कालों की डांडा पौड़ी से मिली हैं। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के आदिम व मूल निवासियों जैसे कोल तथा मुंडा, किरात, खस, भोटांतिक तथा सोका आदि प्रमुख आदि प्रजातियों का प्राचीन काल में विभिन्न समय अंतरालों में उत्तराखंड में शासन रहा है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कोल व मुंडा जाति को भारत एवं हिमालय क्षेत्र की आद्यतम प्रजाति मानते हैं। कोल व मुंडा जाति को सबसे पुरानी आद्यतम प्रजाति मानते हैं, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन किरात को, शिव प्रसाद डबराल जी कोल को और जॉर्ज ग्रियर्सन किरात को हिमालय क्षेत्र की आद्यतम प्रजाति मानते हैं। ध्यातव्य है कि किरात वेशधारी भगवान शिव के साथ अर्जुन के युद्ध का वर्णन महाभारत के वन पर्व में प्राप्त होता है। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी और कालिदास के रघुवंश में हिमालय के निवासी के रूप में किरातों का वर्णन प्राप्त होता है। वर्तमान में किरातों के वंशज पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट और डीडीहाट में निवास वर्तमान में भी करते हैं। किरातों के अलावा
महाभारत में हिमालय क्षेत्रों में निवास करने वाले खसों का वर्णन मिलता है। महाभारत के सभा पर्व में खसों के कौरवों के पक्ष से लड़ने का वर्णन प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि झटेला, घर जमाई, पशु बलि, टिकुआ प्रथाएं खसों में ही प्रचलित थी। झटेला, घर जवाई, पशु बलि और टिकुआ प्रथाएं खसों में ही प्रचलित थी। खसों ने कौरवों के तरफ से युद्ध में भाग लिया था। भोटांतिक या भोटिया अथवा सोका, जो काली नदी घाटी में रहने वाली एक व्यापारिक प्रजाति थी। ध्यातव्य है कि भारत चीन युद्ध 1962 तक सोका लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटियाओं में धूर्मा वर्षा के देवता जबकि घबला व्यापार संपत्ति के देवता हैं। धूर्मा वर्षा के देवता और घबला व्यापार संपत्ति के देवता थे। तो कुनिंदों की बात चल रही थी, तो कुनिंदों के समकालीन योधे शासकों की मुद्राएं जोनसार बाबर देहरादून तथा कालो की डांडा पौड़ी से मिले हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में योधे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जगत ग्राम देहरादून में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, जो तृतीय सदी का में बनी थी, उसका निर्माण सीलवर्मन नामक राजा ने करवाया था। सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुनिंद तो कुछ विद्वान इन्हें योधे शासक मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुनिंद लोगों ने करतरपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रुहेलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने हिमालय के कुछ भाग को हूण शासक तोरमाण एवं मिहिर कुल के अधीन माना है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने करतरपुर के कुनिंद राजवंश पर अधिकार कर लिया था। लाखा मंडल स्थित ध्वज शिलालेख छांगलेश वंश के हैं, जिसमें 7 राजाओं का वर्णन है। इसमें राजा जयदास, कुहेस, अचल, छागलेश दास, रुदेश दास, केतु का नाम प्राप्त होता है। सिंहपुर के यदुवंश की जानकारी का स्रोत लाखा मंडल देहरादून से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा का लेख है। इस लेख में इस राजवंश के 12 राजाओं के नाम वर्णन है। इसमें सेनवर्मन को यदुवंश का संस्थापक बताया गया है। ध्यातव्य है कि राजकुमारी ईश्वरा राजा भास्कर वर्मन की पुत्री थी, जिसका विवाह जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त से हुआ था। राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति में यहाँ एक शिव मंदिर 5वीं से 6ठी शताब्दी का उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम नागवंश को देखने जा रहे हैं। तो यमुना घाटी में यदुओं के पश्चात नागवंश की स्थापना हुई थी। इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत नाग शासक गणपति नाग द्वारा 6वीं से 7वीं शताब्दी में गोपेश्वर त्रिशूल लेख है। इस लेख के अनुसार गणपति नाग द्वारा अपने राज्यारोहण के दूसरे वर्ष रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल स्थापित किया गया। और इस लेख में गणपति नाग के अतिरिक्त अन्य नाग राजाओं जैसे स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग का भी उल्लेख है। इस लेख में दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। 6वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मोखरी वंश के अंतिम शासक ग्रह वर्मा की हत्या हो जाने के बाद मोखरी राज्य अपने बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख भी मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोली हिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में आया था, जो कि बौद्ध धर्म के चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोली हिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में आया था। पोली हिमोपुलो ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के लिए नाम दिया है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया गया है। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भगीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली अर्थात ली चीनी माप के घेरे में है। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। बहुराजकता का युग को देखते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्य मुख्य थे, जिनमें से सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर राज्य था। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरव का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृक्षवर्मन प्रथम, अग्निवर्मन प्रथम, धूतिवर्मन प्रथम और विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। ब्रह्मपुर के पौरव वंश एवं उनके प्रशासन का प्रमुख स्रोत अल्मोड़ा से प्राप्त तालेश्वर ताम्रपत्र है। तालेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अनुसार पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन थे। इस लेख को धूतिवर्मन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। पौरव वंश में विभिन्न ताम्रपत्रों में 5 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यातव्य है कि पौरव काल में भूमि का विभाजन 2 भागों केदार अर्थात सारी में
किया गया है। केदार वैसारी में किया गया है। भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी भागिक कहलाता था। भूमि को केदार वैसारी में बांटा गया और भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा गया। ज्ञातव्य है कि जागेश्वर का प्राचीन नाम योगीश्वर था, जबकि गोइला गोपेश्वर चमोली का प्राचीन नाम था और रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ था। इस विघटन काल में उत्तराखंड कई बाह्य आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई। इस कारण ये कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने जाने लगे। प्रारंभ में कार्तिकेयपुर में, बाद में अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर। इसी कारण ये कत्यूरी वंश के नाम से जाने जाने लगे। 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश ने 3 से अधिक परिवारों वंशों ने शासन किया। इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से और कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्रलेखों के आधार पर लिखा गया है। अतः प्रमाणित साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर से तिब्बत, कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी, दक्षिण में कठेर रुहेलखंड तक विस्तृत थी। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा बसंत देव था। वह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद के शासक का नाम स्पष्ट नहीं है। उसके बाद खरपर देव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपर देव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। राजा खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके पश्चात उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम लद्धा देवी था। खरपर देव का पुत्र कल्याण राज की पत्नी का नाम महारानी लद्धा देवी। खरपर देव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने व्याघेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान की चर्चा बागेश्वर लेख में दी गई है। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी आक्रमण के कारण कार्तिकेयपुर राज्य में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालों से संधि की थी। निम्बर शैव मतावलंबी था। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव ही था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण कराया था। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार सरोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सरोड़ित्ता वंश की स्थापना की थी। इच्छर देव ने भुवन विख्यात दुर्मदा राती, सिमनविनी, वैद्य दीक्षावंत दक्षाय गुरु, विश्वविख्यात दुर्दान सत्रयोग की पत्नी को वैद्यत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण किया था। यह बहुत ही विद्वान थे। इच्छर देव बहुत ही विद्वान थे। इच्छर देव के बाद इस वंश के क्रमशः देशत देव, पदम देव, सुभिक्ष राजदेव आदि शासक हुए। आगे चलकर कत्यूर घाटी में आसंती देव के द्वारा आसंती देव वंश की स्थापना की गई। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो एक कमजोर एवं भोगी शासक था। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। कार्तिकेय वंशीय राजाओं के
लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च उपाधि से विभूषित थे। इनके राजकुमारों की उपाधि रजबार थी। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत लोकभाषा पाली थी। इनका राज्य धर्म राज्य था। इन राजाओं ने लोक उपयोगी बहुत से कार्य किए। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था तथा पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। कार्तिकेयपुर का प्रशासन 3 भागों में विभक्त था। प्रशासन की शीर्ष सत्ता राज्य नरेश में समाहित थी, जबकि अनेक प्रांतों में विभक्त राज्य का प्रधान उपरिक या राज्यपाल कहलाता था। प्रांत विषयों जिलों में विभक्त थे। विषयों का प्रमुख विषयापति होता था। कत्यूरी राज्य 5 जिलों या विषयों में विभाजित था, जैसे ऐसाल विषय भगीरथी व यमुना के मध्य का क्षेत्र था। टंकणपुर विषय अलकनंदा भगीरथी के मध्य का मैदान था। अंतराग विषय अलकनंदा क्षेत्र था। मायापुर हाट विषय हरिद्वार के निकट का क्षेत्र था। कार्तिकेयपुर विषय कत्यूरी क्षेत्र के गोमती घाटी का क्षेत्र था। पदाधिकारी व अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो कत्यूरी शासनकाल में राजा नरेश राज्य का प्रमुख होता था। राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था। अन्य प्रमुख अधिकारी भी राज्य में होते थे, जिसमें हस्त्या वोष्टाबलाधिकृत तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार होता था। घट्टपाल गिरिद्वारों का रक्षक होता था। वर्मपाल सीमाओं के पार जाने वाले लोगों पर नजर रखता था। नरपति नदी घाट पर आवागमन की सुविधा की देखरेख करता था। गोलमिक पैदल सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। अश्व बलाधिकृत अश्वरोही सेना का प्रमुख सर्वोच्च नायक था। हस्ती बलाधिकृत गज सेना का प्रमुख नायक था। उष्ट्र बलाधिकृत उष्ट्रारोही ऊंट सेना का प्रमुख था। ज्ञातव्य है कि दांडिक दंडधारी जब खंडकधारी सिपाही थे। 2 आपराधिक अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। ज्ञातव्य है कि जागेश्वर एवं गोपेश्वर शिलालेखों में कत्यूरी नरेशों द्वारा प्रजा की संपत्ति जीवन एवं उनके सम्मान की सुरक्षा को अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानते थे। कार्तिकेयपुर राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि खनिज संपदा एवं वन थे। राज्य में भोगपति और सोलकिक नामक पदाधिकारी क्रमशः भोग एवं शुल्क आदि करों को वसूलते थे। भूमि की माप का आधार बोए गए बीज की मात्रा होती थी। एक नाली भूमि 9 पाथा के बराबर होती थी, जिसमें 2 सेर बीज का उपयोग होता था। क्षेत्रपाल नामक पदाधिकारी राज्य में कृषि की उन्नति के लिए जिम्मेदार होता था। प्रभा अवतार कार्यभूमि की पैमाइश का आधिकारिक होता था। औपचारिक व सटोपचारिक भू अभिलेख के लिए उत्तरदायी होता था। खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति का कार्य खनिज तथा वन संबंधी उद्योगों की रक्षा करना था। ध्यातव्य है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक वसंत देव द्वारा किया गया, जबकि पद्म देव द्वारा बद्रीनाथ को भूदान दिया गया था। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कत्यूरी राजाओं द्वारा करवाया गया था। कार्तिकेयपुर राजवंश के इष्ट गणदेव के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया। ज्योतिर्मठ की स्थापना की। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ऐतिहासिक काल व मध्यकाल कुमाऊं से अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के दरबार में 1019-20 ईस्वी के आसपास झूसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सोमचंद नामक चंदवंशीय राजपूत युवक का आगमन हुआ। सोमचंद में राजोचित योग्यता देखकर ब्रह्मदेव ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसी सोमचंद ने 1025 ईस्वी के आसपास कत्यूरी राज्य की नींव पर चंदवंश की नींव रखी और चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सोमचंद के समय चंपावत के आसपास खस नाग मेद चांडाल अनेक ठकुरी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। सोमचंद के बाद उसका पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा। फिर क्रमशः पूर्णचंद इंद्रचंद संसारचंद सुधाचंद हरिचंद वीणाचंद वीरचंद थरचंद तोहरचंद त्रिलोकचंद उमरचंद धर्मचंद अभयचंद करमचंद ज्ञानचंद हरिहरचंद दानचंद आत्मचंद हरिचंद विक्रमचंद धर्मचंद
भारती चंद, रतन चंद, कीर्ति चंद, प्रताप चंद, तारा चंद, मानिक चंद, कल्याण चंद, पूर्ण चंद, भीषम चंद, रुद्र चंद, बालो कल्याण चंद, रुद्र चंद, लक्ष्मी चंद, त्रिमल चंद, दिलीप चंद, बाज बहादुर चंद, उद्योग चंद, ज्ञान चंद, जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद, कल्याण चंद, दीप चंद, मोहत चंद, शिव चंद, महेंद्र चंद आदि ने शासन किया। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नेपाल के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य के अधीन कर लिया। इंद्रचंद ने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था। सन 1191 ईस्वी के बाद नेपाल डोटी के चल नामांत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद 1437 से 77 ने नेपाल पर आक्रमण करके दिलाई। यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। धातव्य है कि हर्षदेव जोशी थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक और कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक मानते हैं। थोहर चंद के पश्चात कल्याण चंद, त्रिलोक चंद एवं अभय चंद ने शासन किया। ज्ञानचंद अभय चंद का पुत्र था। अब हम ज्ञानचंद, जिन्होंने 1365 से 1420 तक शासन किया, वह पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। सुल्तान ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। रुद्रचंद दिसंबर 1588 में लाहौर जाकर अकबर को भेंट दिया। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसी ने की। अल्मोड़ा का मल्ला महल इसी ने बनवाया। धातव्य है कि मुगल बादशाह 84 माल परगना की जमींदारी प्रदान की। लक्ष्मी चंद नामक चंद राजा बंदोबस्त कार्यालय, नियमावली व बिस्टावली कचहरियाँ खुलवाई। राज्य कर्मचारियों की श्रेणियाँ बनवाई। अनेक प्रकार के करों का सृजन किया। इसने कई बड़े बड़े बगीचे लगवाए। अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। त्रिमल चंद को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधियां दी थी। चंद राजाओं ने नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक उद्योग चंद था। भारती चंद के बाद नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक उद्योग चंद था। बाज बहादुर चंद, जिन्होंने 1638 से 78 तक शासन किया, बहुमूल्य उपहारों को लेकर 1654 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में बहादुर चंद गया। उसके बाद 1662 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में भी गया था। इसके समय नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। बाज बहादुर चंद ने तारा सिकोह के बेटे सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया था। बाज बहादुर चंद ने थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण कराया था। जगत चंद के शासनकाल 1708 से 20 को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। कल्याण चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनाया था। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग में एक साधारण युद्ध में पराजित किया। समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और चंद राजवंश का अंत हो गया। चंद राजा रुद्रचंद ने त्रैमाणिक धर्मनिर्णय ऊषा रागोदिया, राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। कल्याण चंद चतुर्थ 1730 से 48 के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। चंद राजाओं के कुल 36 प्रकार के कर थे, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। उपज का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। चंद राजाओं का राज्य चिन्हगाएँ थी, जिसे सिक्कों, मुहरों और झंडों आदि पर अंकित किया जाता था। चंद राजा शिव के उपासक थे। इन्होंने कत्यूरी शैली में देवी, शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु आदि के कई मंदिर बनवाए। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र की भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान तथा मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई। इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य किए गए। चंद शासन का प्रमुख एवं शीर्ष न्यायाधिकारी राजा होता था। सेनापति को बख्शी कहा जाता था। महरा व फर्तियाल नामक पदाधिकारी राजा को परामर्श देते थे। चंदों के शासनकाल में दीवान का कार्य जोशी करते थे। दीवान पद प्रधानमंत्री के समतुल्य होता था। मंत्री अथवा सचिव दीवान के अधीन होते थे। इनकी अधिकतम संभव संख्या 10 हो सकती थी। ज्ञातव्य है कि चंद राज्य मंडलों में विभाजित होता था। इन मंडलों पर राजा स्वयं अथवा अपने अधीन सामंतों के माध्यम से शासन करता था। सामंतों को ठक्कुर की उपाधि प्रदान की जाती थी।
प्रशासन के निम्न स्तर की इकाई परगना होती थी, जो नागरिक परगने व सैनिक परगने में विभाजित होती थी। इनके प्रमुख क्रमशः सीकदार व बख्शी होते थे। चंद काल में पहाड़ी क्षेत्र में 5 परगने कोटली, फलदाकोट, पाली पछाऊं, सोरसिरा एवं काली कुमाऊं होते थे तथा भाबर तराई क्षेत्र के 6 परगने बगसी, माल, बुकसाड़, मुंडिया, कीलपुरी, छिनकी होते थे। परगनों को गरखों में पुनर्विभाजित किया जाता था। नेगी गरखों का प्रमुख होता था। गरखे गांवों में विभाजित होते थे, जिनका मुखिया सयाना व बूढ़ा कहलाता था। परगने गरखे में विभाजित होते थे। नेगी गरखों का प्रमुख होता था। गरखे गांव में विभाजित होते थे। गांव के मुखिया सयाना और बूढ़ा कहलाते थे। तो चंद प्रशासन को हमने देखा। सबसे ऊपर राज्य राज्य मंडल में बटा होता था। मंडल के नीचे परगना, परगने के नीचे गरखा, गरखे के नीचे गांव। 4 बूढ़ा, 4 चौथानी, पोरी 15 बिस्वा और 5 शोक आदि चंदकालीन प्रशासन इकाइयों के भाग होते थे। राज्य, मंडल, परगना, गरखा, गांव, 4 बूढ़ा, 4 चौथानी, पोरी 15 बिस्वा, 5 थोकदार। 4 बूढ़ा में बोरा, तड़ागी, चौधरी व काकी चराल होता था। 5 थोक में महरा, फरतियाल, देव, ढेक व खड़ायत होता था। पंचनवीसी पंचायती कचहरियाँ होती थी। पंचपीढ़िया में 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण होते थे। पंचपीढ़िया में 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण होते थे। पोरी 15 बिस्वा सामान्य प्रजा हेतु कहा जाता था। चंद अर्थव्यवस्था एवं भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे तो चंदों की अर्थव्यवस्था का आधार कर एवं भू राजस्व ही थे। चंदों के समय सभी कर 36 रकम 32 कलम के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न भी बना हुआ है। 36 प्रकार के राजकरों को छत्तीसी कहा जाता था। थातवान को राजा द्वारा रोंत भूमि दी जाती थी और गूंट भूमि विष्णु प्रीति के रूप में जमीन प्राप्त होती थी। थातवान को राजा द्वारा रोंत और गूंट भूमि दी जाती थी। खाईकर नगद व अनाज के रूप में कर देता था, जबकि सिरतान नगद में कर देता था। कैनी भूदास होते थे, जिनका प्रमुख कार्य छहाड़ों को राजधानी तक पहुंचाना होता था। प्रधान का कार्य गांव से मालगुजारी की वसूली था। नाली जिवला नाली और जिवला 10 कुंतल के बराबर, अधाली 15 किलो के लगभग और मसा 1.95 किलो के लगभग भूमि पैमाइश की इकाइयाँ थी। ध्यातव्य है कि हरकदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी जी को कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है, जबकि राहुल शंकराचार्य ने इसे विभीषण की संज्ञा दी है। चंद काल के प्रमुख कर देखें तो सिरती एक नगद कर था, जो भाबर एवं भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। रखिया कर जनेऊ संस्कार एवं रक्षाबंधन के समय लिया जाता था। मांग कर आपातकाल एवं युद्ध के समय लिया जाता था। खेनी कपलीनी कर बेगार का कर होता था। कटक कर सेना के लिए वसूला जाता था। सूती वस्त्रों एवं बुनकरों से टांड कर वसूला जाता था। कूत कर नगद के बदले वसूला जाने वाला अन्न होता था। भेंट कर राजकुमारों एवं राजा को दी जाती थी। न्याय पाने के लिए न्यावली कर दिया जाता था। रोल्य देवल्या कर कुलदेवी की पूजा के लिए लिया जाता था। घोड़ियालों पर घोड़ों के लिए लिया जाता था। घोड़ियालों कर घोड़ों के लिए लिया जाता था। पोरी कर प्रहरियों के लिए वसूला जाता था। कुकुरयालो कर राजकीय कुत्तों के लिए वसूला जाता था। कमीनचारी व सियानचारी कर बूढ़ा व सियानों द्वारा कृषकों से वसूला जाता था। जागरिया कर जागर करने वालों से लिया जाता था। कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किलों को देखें तो खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने 1555-60 में करवाया था। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर इस किले को 1563 में राजा कल्याणचंद ने बनवाया था। इसे फोर्ट मायरा भी कहा जाता है। मल्ला महल किला अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश कार्यालय एवं अन्य सरकारी दफ्तर हैं। इसे चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद ने बनाया था। राजगुंगा किला चंपावत में स्थित इस किले को चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने बनाया था। नैथड़ा किला अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नैथड़ा देवी मंदिर के नज़दीक नैथड़ा किला है। इसे गोरखाकालीन किला माना जाता है। खगमुरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है। राजा भीष्मचंद ने बनवाया था। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर है। इस किले को 1563 में राजा कल्याणचंद ने बनाया था। फोर्ट मेरा किला भी इस किले को कहा जाता है। मल्ला महल किला अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित है। इस किले को वर्तमान में कचहरी और जिलाधीश कार्यालय व अन्य सरकारी दफ्तर हैं। चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद ने इसे बनवाया था। राजगुंगा किला चंपावत में स्थित है। इस किले को चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने बनाया था। नैथड़ा किला
अल्मोड़ा जनपद के रामनगर कनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ाई चढ़ाई पर है। नैसरा देवी मंदिर के नज़दीक है। गोरखा कालीनी से माना जाता है। सिरमौली किला तहसील लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमौली में यह प्राचीन किला है। बाणासुर किला चंपावत जिले में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर इस किले की लंबाई 80 मीटर है व चौड़ाई 20 मीटर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राजा ने किया था। स्थानीय भाषा में इसे मरकोट का किला भी कहते हैं। गोल्ला चोड़ किला यह प्राचीन किला चंपावत में है। इसे राजा गोरिल ने बनवाया था। बाउल्कीगढ़ किला पिथौरागढ़ के इस किले का निर्माण गोरखा शासकों द्वारा किया गया था। बाद में अंग्रेजों के कब्जे के बाद यह लंदन फोर्ट कहलाया। इसका नाम बदलकर सोरगढ़ किला किया जाना प्रस्तावित है। तो बाणासुर किला, सिरमौली किला लोहाघाट में ग्राम सिरमौली में प्राचीन किला है। बाणासुर किला चंपावत जिले में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर। इस किले की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर दैत्य नामक दैत्य राजा ने करवाया था। मारकोट का किला भी इसे कहा जाता है। गोल्ला चोड़ किला प्राचीन किला चंपावत में है जिसे राजा गोरिल ने बनवाया था। बाउल्कीगढ़ किला पिथौरागढ़ के इस किले का निर्माण गोरखा शासकों द्वारा किया गया। बाद में अंग्रेजों के कब्जे के बाद यह लंदन फोर्ट कहलाया। इसका नाम बदलकर सोरगढ़ किला किया जाना प्रस्तावित है। ध्यातव्य है कि पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में सयाना गांव के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में सयाना गांव के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे जिन्हें नजराने में अनाज के रूप में दस्तूर प्राप्त होता था। सयानों को दस्तूर मिलता था। अब हम चंदकालीन मंदिर स्थापत्य को देखते हैं। ध्यातव्य है कि पावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण उद्यानचंद द्वारा करवाया गया था जबकि रुद्रचंद ने थल विजय के स्मारक के रूप में यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। रुद्रचंद द्वारा अल्मोड़ा के मल्ला महल में रामशिला मंदिर का निर्माण कराया गया था। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल के गोलोक देवता मंदिर का निर्माण कराया था। हरिया डूंगरी में एक शिव मंदिर का निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने ही करवाया था। ध्यातव्य है कि बाज बहादुर चंद ने पिथौरागढ़ के थल में एलोरा के कैलाश मंदिर की तर्ज पर एक हथिया देवाल का भी निर्माण कराया था। अल्मोड़ा स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एवं पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण उद्योतचंद ने करवाया था। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण ज्ञानचंद द्वारा ही करवाया गया था। अब हम गढ़वाल के परमार वंश को या पवार वंश को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम गढ़वाल के परमार या पवार वंश को देखने जा रहे हैं। 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं या खसियों का शासन रहा है। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ किले बना लिए थे। गुर्जर देश से पंवार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थाटन पर उत्तराखंड आया। गढ़ी राजा सोनपाल ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ कर दिया। इसी कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई। 688 ईस्वी से अगस्त 1949 तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए हैं। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल के पूर्ववर्ती राजाओं के विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में अजयपाल ने स्थापित की। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण कराया। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण कराया और उसमें कुलराज देवी राजराजेश्वरी जी की प्रतिष्ठा की। देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने व सर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र है जो गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का द्योतक है। परमार वंश के 42वें शासक सहजपाल अकबर के समकालीन थे। सहजपाल के बाद बलभद्र शाह परमार शासक बने जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में प्रचलित हो गई। बलभद्र शाह के बाद मान शाह 1561 से 1611 ईस्वी तक रहे। इन्होंने शासन किया। इनके शासनकाल में कुमाऊं के शासकों ने 7 बार असफल आक्रमण किया। मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था। मानशाह के बाद 45वें शासक के रूप में श्याम शाह ने शासन किया। इनके नाम का उल्लेख जहांगीरनामा में भी है। श्याम शाह के बाद महिपति शाह शासक बने। गर्वभंजक इनकी उपाधि थी। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। माधो सिंह भंडारी
रिखोला लोधी व बनवारी दास इनके 3 आदित्य सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महिपति शाह वीरगति प्राप्त हो गए थे। महिपति शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। 1635 में मुगल शाहजहां सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती, जो अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, उन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से मरने से बच गए। मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कान कटवा दिए। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया, जिस कारण औरंगजेब नाराज हुआ था। बाद में पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने पिता की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान सिकोह को दिल्ली भिजवा दिया। इस घटना के कारण पृथ्वीपति शाह ने पुत्र मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल दिया। 1662 ईस्वी में दिल्ली में मेदिनी शाह की मृत्यु हो गई। पृथ्वीपति शाह ने जब बाहर निकाल दिया तब मेदिनी शाह दिल्ली चला गया और 1662 में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। ध्यातव्य है कि औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेजा था। पृथ्वीपति शाह ने अपने जीवन काल में अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, क्योंकि मेदिनी शाह को वह पसंद नहीं करता था। गढ़वाल की दुरूह भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमणों के बावजूद यह क्षेत्र कभी कभी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका था। फतेह शाह बहुत प्रतापी एवं कला प्रेमी शासक था। नाथ पंथ पर फतेह शाह की अटूट श्रद्धा थी। इन्होंने आक्रमण कर सिरमौर राजा के पोंटा व जौनसार क्षेत्र को जीत लिया। सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया। श्री सुरेशानंद ब्रथवाल, श्री खेत राम धसमाना, श्री रुद्री दत्त की मोठी, श्री हरि दत्त नोटियाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंठोला, श्री हरदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में विराजने वाले 9 रत्न थे। फतेह शाह के आक्रमण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण भी करवाया था। फतेह शाह के काल में भंगाड़ी का युद्ध 1688 में गुरु गोविंद सिंह एवं भीमचंद व फतेह शाह तथा अन्य सेनाओं के मध्य हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजय रहे। फतेह शाह के काल में ही भंगाड़ी का युद्ध 1688 में गुरु गोविंद सिंह एवं भीमचंद व फतेह शाह तथा अन्य सेनाओं के मध्य हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजय रहे। फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण एवं वैभवशाली था। इनके समय गढ़वाल व कुमाऊं के बीच अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। तत्कालीन कुमाऊं नरेश दीपचंद के मंत्री हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं विजय हेतु आमंत्रित किया। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और कुमाऊं से लौटते समय मलेरिया से ललित शाह जी की मृत्यु हो गई। ललित शाह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युमन शाह से शत्रुता रखते थे और उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का कुचक्र करते रहते थे। परिणाम स्वरूप प्रद्युमन शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर में 3 वर्ष निवास किया और फिर कुमाऊं लौट गए। प्रद्युमन के लौटने के बाद जयकृत शाह ने पुनः गढ़राज्य की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं से आकर 1786 ईस्वी में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली, लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थल पर वह पराजित हुए। प्रद्युमन शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रति वर्ष 25,000 रुपये देते रहने का वचन दिया, जिससे वे पुनः आक्रमण न करें। लेकिन गढ़वाल में बड़ा भूकंप 1803 में आया था। साथ ही आंतरिक गुटबंदी, राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व व गृह युद्ध को देखते हुए फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर काफ़ी मारकाट किया और काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। प्रद्युमन शाह गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए। प्रद्युमन शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण व बहुमूल्य सिंहासन बेचकर सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं ने पुनः
गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रद्युमन शाह के पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सुदर्शन शाह की मांग पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। युद्ध के उपरांत 1815 में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। लगभग 10.5 वर्षों के अंतराल के बाद अप्रैल 1815 में सुदर्शन शाह के नेतृत्व में परमार वंश की सत्ता पुनः स्थापित हुई। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले जाने के लिए दिसंबर 1815 में टिहरी की नींव रखी। टिहरी गढ़वाल में परमार वंश की सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों के साथ एक संधि किया। टिहरी में एक राजप्रसाद पुराना दरबार का निर्माण 1848 ईस्वी में कराया गया। सन 1824 में रवाई को टिहरी रियासत में मिला लिया गया। दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर को बनाया गया। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह 1859 में गद्दी पर बैठे और 12 वर्ष राज्य करने के बाद दिसंबर 1871 में इनका देहांत हो गया। भवानी शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रताप शाह गद्दी पर बैठे। उन्होंने टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। टिहरी में नया दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण 1880 से 81 में कराया और प्रताप नगर की नींव भी प्रताप शाह ने रखी। सन 1886 में प्रताप शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। 1886 से 1898 तक कीर्ति शाह ने मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन किया। अंग्रेजों ने इन्हें 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1900 में जब ये ब्रिटेन गए तो इन्हें 11 तोपों की सलामी देकर सम्मानित किया गया। ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषाओं के जानकार थे। कीर्ति शाह के कुछ प्रमुख कार्य हैं। पहली बार टिहरी में बिजली व्यवस्था, टिहरी में प्रताप स्कूल एवं हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना, टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रेस व वेधशाला की स्थापना, उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना। इन्होंने अपनी प्रतिभा से एक हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया। 25 अप्रैल 1913 को कीर्ति शाह की मृत्यु हो गई। कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जापान भेजा था। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद अगस्त 1913 ईस्वी में उनके पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। अंग्रेजों ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल, सर व केसीआई आदि उपाधियों से सम्मानित किया। सन 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर का निर्माण किया। 1925 में यहाँ निवास करने लगे। नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए सड़कों व पुलों का निर्माण कराया। शिक्षा के प्रसार के लिए कई विद्यालयों की स्थापना कराई। रवाई कांड 1930 व श्रीदेव सुमन के शहीद 25 जुलाई 1944 की ये दो बड़ी घटनाएं नरेंद्र शाह के काल में ही हुई। कीर्ति शाह के बाद 1946 में नरेंद्र शाह के बाद यहाँ पर नरेंद्र शाह है। नरेंद्र शाह के बाद 1946 में मानवेंद्र शाह को गद्दी मिली। भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण राज्य में उठ रही मांग को देखते हुए इन्होंने 21 अगस्त 1946 को राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता प्रदान की और परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में 4 सदस्यीय प्रजामंडल द्वारा और 1 सदस्यीय टिहरी नरेश द्वारा मनोनीत किए गए। अंतरिम सरकार के गठन के लगभग 17 महीने बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया और उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। परमार राजाओं के काल में मानोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन काव्य, अनेक काव्य रचे गए। इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय का मानोदय काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की है। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सभासार में 7 खंडों में है। अब हम गढ़ के कुछ किलों को देखते हैं। जौनपुर परगने में स्थित नागपुर गढ़ किला कोलीगढ़ गढ़वाल के बंसरभूपट्टी में स्थित एक गढ़ था। इस गढ़ का अंतिम गढ़पति खड़क सिंह था। यह टिहरी में अवस्थित है। पौड़ी गढ़वाल के फालदाकोट में फयालगढ़ स्थित है। चांदपुर गढ़ी में ही कनकपाल द्वारा परमार वंश की नींव डाली गई थी। यह पौड़ी में स्थित है। चांदपुर गढ़ी पौड़ी में स्थित है। रवाणगढ़ यह बद्रीनाथ मार्ग में अवस्थित था। बांगरगढ़ यह नागमणि राणा जातियों का गढ़ था। भरपूरगढ़ यह सजवानों का शासन था।
भरपूरगढ़ में सजवाणों का शासन था। यह टिहरी में अवस्थित है। कुंजणीगढ़ वर्तमान में टिहरी में है। यहाँ का आखिरी गढ़पति सुल्तान सिंह था। मुंगरागढ़ खाई क्षेत्र में स्थित था। लोहाबगढ़, कंडारागढ़, बघानगढ़, मनिलगढ़, दसोलीगढ़ चमोली जिले में अवस्थित हैं। ध्यातव्य है कि बधानगढ़ पंवार एवं चंद राज्य की विभाजक रेखा पर स्थित था। देवलगढ़, नयालगढ़, भैरवगढ़, कांडागढ़, गुराड़गढ़, गुजड़ूगढ़, उल्खागढ़, तारागढ़ आदि गढ़पोड़ी जिले में अवस्थित हैं। धत्यूड़गढ़ व उप्पूगढ़ टिहरी और उत्तरकाशी मार्ग पर हैं, जबकि मोल्यागढ़, रमोलीगढ़, घमोड़गढ़, कोटागढ़ आदि सभी गढ़ टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित हैं। गढ़तांगगढ़ उत्तरकाशी के टकनौर में स्थित था और लखनरपुरगढ़ अल्मोड़ा में स्थित था। अब हम पंवार या परमार प्रशासन पर आते हैं। पंवार प्रशासन के शीर्ष पर गढ़ नरेश होते थे। राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं नीतियों का निर्धारण वजीर या दीवान करते थे, जो गढ़ नरेश के पश्चात शीर्ष पदाधिकारी होते थे। राज्य थानों में विभक्त होता था। थानों का विभाजन परगनों में और परगनों का विभाजन पट्टियों में होता था। पट्टियां ग्रामों से मिलकर बनी होती थी। इनके प्रमुख थानेदार, सुपरवाइजर, कानूनगो, पटवारी तथा प्रधान थे। ध्यातव्य है कि गढ़ राज्य का शीर्ष मंत्री मुख्तार होता था। तो पंवार वंश के शीर्ष पर गढ़ नरेश होते थे। राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं नीतियों के निर्धारण का कार्य वजीर तथा दीवान करता था, जो गढ़ नरेश के पश्चात शीर्ष पदाधिकारी होता था। राज्य थानों में विभक्त होता था। थानों का विभाजन परगनों में, परगनों को पट्टियों में, पट्टियां ग्रामों से मिलकर बनी होती थी। इनके प्रमुख थानेदार, सुपरवाइजर, कानूनगो, पटवारी व प्रधान थे। ध्यातव्य है कि गढ़ राज्य का शीर्ष मंत्री मुख्तार कहलाता था। सलाण, बघाण, लोहवा गढ़सेना की पलटनें थी। धर्माधिकारी के लिए मोलाराम द्वारा ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया गया। चौपदार राजा के साथ तांदी का दंड लेकर चलता था। धूलिपाथा नापतोल की प्रणाली थी, जिसका प्रारंभ अजयपाल द्वारा किया गया था। पंवार काल में भू राजस्व की दर उपज का 1/3 भाग होता था, जिसे तिहाड़ कहा जाता था। ध्यातव्य है कि गढ़देश में आय का प्रमुख साधन सिरथी अथवा भूमि कर होता था, जबकि लोहे एवं तांबे की खानों से राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्त होती थी। पौनी टूटी आयात निर्यात कर का एक प्रकार था। ध्यातव्य है कि पंवार काल में सुरकापति नामक अधिकारी राजकीय भोजन का प्रभारी होता था। अब हम आधुनिक काल को देखने जा रहे हैं। गोरखा शासन। गोरखा नेपाल के थे, जो बहुत लड़ाकू एवं साहसी थे। 1790 में कुमाऊं और 1804 में गढ़वाल में अधिकार करने के बाद इन्होंने सैन्य शासक की तरह शासन किया। नेपाल राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सूबा या सूबेदार प्रशासन करता था। कुमाऊं का प्रथम सूबा जोगामल शाह था। सूबा की सहायता के लिए एक काजी, नायाब सूबा व एक सैन्य अधिकारी होता था। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन क्रमशः कुमाऊं पर 25 वर्ष और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष बहुत ही अन्यायपूर्ण एवं अत्याचारपूर्ण था। अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता है। गोरखाओं ने दास प्रणाली, बेगार प्रणाली, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली से खूब शोषण और दमन किया है। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त जोगामल शाह के नेतृत्व में 1791-92 में कराया गया था। गोरखे बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को मानने वाले थे और मांस व मदिरा के प्रेमी थे। ये दसाई, दशहरा त्योहार व दुर्गा पूजा में विशेष रुचि रखते थे। इनकी राजभाषा गोरखाली थी। खुखरी, खंडा, छुरी, तलवार व भुजाली इनके हथियार थे। खुखरी, खंडा, छुरी, तलवार व भुजारी इनके हथियार थे। गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित कर 1815 के शुरू तक गढ़वाल को मुक्त करा दिया। विदित हो कि देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय हरसेवक दास गुरु राम राय दरबार के महंत थे। अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को 15 मई 1815 को जनरल ऑक्टर लोवी ने अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को 15 मई 1815 को जनरल ओक्टर लोनी ने मलाव का किला गोरखों से जीत लिया। इस प्रकार मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से मुक्त करा लिया गया। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 2 दिसंबर 1815 को संगोली, चंपारण जिला बिहार में एक संधि हुई। इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार न करने पर अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखों को पराजित किया। अंततः 4 मार्च
1816 को नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार कर लिया। इस संधि के अनुसार गोरखों ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ दिया। गढ़वाल और कुमाऊं को गोरखों ने अंग्रेजों को सौंप दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना और ब्रिटिश सेना में भर्ती होना स्वीकार किया। ध्यातव्य है कि 1804 में खुड़बुड़ा युद्ध के पश्चात कुमाऊं एवं गढ़वाल का प्रशासन अमर सिंह थापा एवं रणजोड़ थापा ने अपने हाथ में ले लिया था। ध्यातव्य है कि गढ़वाल में गोरखा प्रशासक का कार्य हस्तीदल शाह ने किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें 2 दिसंबर 1815 को संगोली चंपारण में संधि हुई थी। फरवरी 1816 में अंग्रेजों को ने गोरखों द्वारा संधि न मानने पर दोबारा चढ़ाई करनी पड़ी थी और 4 मार्च 1816 को नेपाली सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार कर लिया था। 2 दिसंबर 1815 को संधि हुई। फरवरी 1816 को अंग्रेजों ने संधि न मानने के कारण आक्रमण किया। 4 मार्च 1816 को नेपालियों ने संगोली संधि को स्वीकार कर लिया। अब हम गोरखा कालीन कर देखने जा रहे हैं। कुसही कर ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। पुंगाड़ी कर एक भूमि कर था। इस कर से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। टीका कर विवाह के अवसर पर देय कर था। साय कर सीमा या चुंगी कर था, जबकि टांड कर बुनकरों से लिया जाता था। घरई पिछई या मोकर ग्रह कर का प्रकार था। सोन्या फागुन गोरखों त्योहारों हेतु खर्च लिया जाता था। पगड़ी या पगड़ी कर संपत्ति हस्तांतरण के समय लिया जाता था। बलि कर वसूलने के नियम होते थे। सलामी नजराने का प्रकार था, जबकि मिझारी शिल्पियों एवं जागरियों से वसूला जाता था। पगड़ी या पगड़ी कर संपत्ति हस्तांतरण के समय लिया जाता था। बलि कर वसूलने के नियम होते थे। सलामी नजराने का प्रकार था, जबकि मिझारी शिल्पियों एवं जागरियों से वसूला जाता था। धातव्य है कि गोरखा काल में कठुआ ब्राह्मण दास होते थे, जबकि विचारी न्यायाधीश होते थे। ठाकुरिया पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारी होते थे। कामी शिल्प कर्मी होते थे और दशहरा को दसाई कहते थे। गोरखा काल में कठुआ ब्राह्मण दास, विचारी न्यायाधीश, ठाकुरिया पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारी, कामी पुलिसकर्मी और दशहरे को दसाई कहते थे। अब हम अंग्रेजी शासन को देखने जा रहे हैं। अंग्रेजी शासन गोरखों को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा के पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल क्षेत्र को परमार नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जबकि अलकनंदा के पूर्वी भाग ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र व देहरादून क्षेत्र को अपने पास रख लिया। देहरादून क्षेत्र को उत्तर पूर्वी प्रांत के सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर दिया गया और ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊनी कमिश्नरी के रूप में सम्मिलित कर एक गैर विनियमित क्षेत्र नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में शासित करने के लिए कमिश्नर के अधीन रखा गया। 1815 से 1947 तक यहाँ कुल 23 अंग्रेज कमिश्नर हुए हैं। सभी कमिश्नरों के कार्यकाल व उनके कार्यों को एक अध्याय में देखें। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश कुमाऊं में भूमि को थात कहा जाता है, जबकि भूस्वामी को थातवान कहा जाता है। खैकर थातवान के कृषक होते थे। खैकर 2 वर्ग में बटे होते थे। कच्चे खैकर जो कभी भूस्वामी न रहे हों और पक्के खैकर जो पूर्व में भूस्वामी रहे थे। सिरती और सिरतान भूमि के मालिक को वार्षिक किराया देते थे, अर्थात ये टेनेंट एंड विल थे। ब्रिटिश कुमाऊं में भूमि को थात कहा जाता था। खैकर थातवान के कृषक होते थे। खैकर 2 वर्ग में बटे होते थे। कच्चे खैकर जो कभी भूस्वामी न रहे हों, पक्के खैकर जो पूर्व में भूस्वामी रहे हों। सिरती या सिरतान भूमि के मालिक को वार्षिक किराया देते थे, टेनेंट एट विल कहलाते थे। ज्ञातव्य है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं कुमाऊं कमिश्नर उन्हीं व्यक्तियों को सिरती एवं सिरतान के रूप में स्वीकार करते थे जिनके द्वारा बंजर भूमि का विकास करके वहां कई वर्षों से कृषि का कार्य किया जा रहा हो। अब हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति को सबसे पहले देखेंगे। 1857 के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था, क्योंकि इसके विभिन्न कारण थे। अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन सुधारवादी लग रहा था। कुमाऊं कमिश्नर रैमजे काफ़ी कुशल और उदार शासक था। टिहरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी। राज्य में शिक्षा, संचार और यातायात के साधनों की कमी थी, इसलिए 1857 की क्रांति का राज्य में बहुत कम असर दिखा। उपरोक्त बातों के बावजूद राज्य में कुछ छिटपुट आंदोलन हुए, जिनमें चंपावत जिले के बिसुंक लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर नामक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए।
इस घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए। इस घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक सामाजिक सुधारों, शिक्षा के प्रसार के प्रयासों से लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। 1871 से अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से राज्य में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी जी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का प्रवेश हुआ। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब नामक एक संगठन बनाया। बंगाल विभाजन 1905 के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर दिखा है। सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच व्यापक जन आंदोलन हुए। इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको व्यापक आंदोलन बना दिया था। राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई। तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए गए होम रूल लीग स्वशासन आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए गए होम रूल लीग स्वशासन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीनाथ पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। आगे चलकर यह परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त कानून आदि समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। रोलेट एक्ट के विरोध में परिषद ने विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की। 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुए। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इन दोनों नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुए। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इन दोनों नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। 13 जून से 4 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की। बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। कौसानी में अपने 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी और यंग इंडिया व नवजीवन नामक पत्रिकाओं के लिए भी कुछ लेख लिखे थे। कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में सभाएं की। 1929 में गांधी जी ने 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं में, 16 से 24 अक्टूबर तक गढ़वाल में सभाएं की। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया। कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रहियों में 3 लोग ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खोरक वीर खड़क बहादुर जी उत्तराखंड से थे। 78 नमक सत्याग्रहियों में ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरव दत्त जोशी जी और खोरखा वीर खड़क बहादुर जी उत्तराखंड से थे। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में हुआ। आज़ादी के बाद तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में ऐतिहासिक नगरी दुगड्डा की अहम भूमिका रही है। दुगड्डा में आंदोलनों की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र और राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था। अब यह अमूल्य धरोहर खंडर में तब्दील हो चुका है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के
सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान दिया। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक थे। सोमेश्वर अल्मोड़ा के नजदीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई। शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई, जिससे वह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया था। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को देखते हैं। 1940 के 8 अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत की गई। ध्यातव्य है कि आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त जी तीसरे सत्याग्रही थे। उत्तराखंड भी व्यक्तिगत सत्याग्रह से अछूता नहीं रहा है। जगमोहन सिंह नेगी राज्य के प्रथम सत्याग्रही थे। जगमोहन सिंह नेगी राज्य के प्रथम सत्याग्रही थे और भगीरथी देवी स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली राज्य की पहली महिला थी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत की गई थी। आचार्य विनोबा भावे जी पहले सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू जी दूसरे, ब्रह्मदत्त जी तीसरे। उत्तराखंड भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से अछूता नहीं रहा। जगमोहन सिंह नेगी जी राज्य के प्रथम सत्याग्रही और भगीरथी देवी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली राज्य की पहली महिला थी। दुर्गादत्त जोशी कुमाऊं क्षेत्र के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। उन्होंने टाडा, उज्जैन, काशीपुर में 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके दंडस्वरूप उन पर एसडीएम काशीपुर द्वारा 1 वर्ष की सजा और 25 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु सम्मेलन कोटद्वार के डाडा मंडी में हुआ था। ध्यातव्य है कि कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक का दर्जा प्रताप सिंह नेगी को दिया गया है। अनुसुया प्रसाद बहुगुणा चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालक थे। भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में उत्तराखंड में जगह जगह पर प्रदर्शन व हड़तालें हुई। 18 अगस्त 1942 को देघाट अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई। हीरामणि एवं हरिकृष्ण शहीद हो गए थे। अल्मोड़ा के धामदेव या सालम में 25 अगस्त 1942 को सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में 2 प्रमुख नेता टीका सिंह व नरसिंह धानक जी शहीद हुए थे। ध्यातव्य है कि सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी जानकी बिष्ट को कहा जाता है। इसका कारण इनके द्वारा अपने घर में सभाओं का आयोजन करने के लिए जानकी बिष्ट जी को सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी कहा जाता है। देघाट कांड 18 अगस्त 1942 को हुआ। हीरामणि और हरिकृष्ण जी शहीद हुए और सालम कांड 25 अगस्त 1942 को हुआ, जिसमें टीका सिंह व नरसिंह धानक जी शहीद हुए। जानकी बिष्ट जी को सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी अपने घर पर सभाओं के आयोजन करने के कारण कहा जाता है। सालम की भांति सल्ट क्षेत्र में भी 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर सल्ट, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई व गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी कुछ दिन बाद शहीद हो गए। सल्ट खुमाड़ गोलीकांड रानीखेत के एसडीएम जॉनसन के आदेश पर ही हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को देघाट कांड, हीरामणि एवं हरिकृष्ण जी शहीद हुए। सालम कांड 25 अगस्त 1942 को टीका सिंह व नरसिंह धानक जी शहीद हुए और सल्ट घटना 5 सितंबर 1942 को, जिसमें खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, गंगाराम व खीमादेव जी ब्रिटिश द्वारा गोलियां चलाने पर शहीद हो गए और चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी कुछ दिन बाद शहीद हो गए थे। सल्ट व खुमार गोलीकांड रानीखेत के एसडीएम जॉनसन के आदेश पर ही हुआ था। इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट क्षेत्र की भूमिका के लिए इसे महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली की पदवी से विभूषित किया। आज भी खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल व चमोली में डाक बंगले और कई सरकारी इमारतें जलाई गई। गढ़वाल के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार सत्ते में आ गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरैती ने
राजकीय विद्यालय देवकी नंदन पांडे भगीरथी पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। महिलाओं की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी थीं। इनमें कुंती वर्मा, पद्मा देवी, कुंता देवी रावत, दुर्गा देवी पंत, भगीरथी देवी वर्मा, तुलसी देवी रावत, भिवेड़ी देवी, भक्ति देवी, भागुली देवी, जानकी देवी, मंगला देवी, रेवती देवी और शकुंतला देवी आदि महिलाओं का विशेष रूप से योगदान है। नमक सत्याग्रह के दौरान नैनीताल में विमला, जानकी, भगीरथी, शकुंतला, सावित्री तथा पद्मा जोशी आदि महिलाएं विशेष रूप से सक्रिय रही। नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया था। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते आंदोलन को दबाने के लिए फरवरी 1932 में 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल तथा पद्मा जोशी जी को, जिन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान नैनीताल में विशेष भूमिका निभाई थी, उन्हें लखनऊ जेल में भेजा गया और कुंती वर्मा जी, जिन्होंने बिस्नी देवी जी के नेतृत्व में अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराया था, उन्हें कुंती वर्मा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबद्ध विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भगीरथी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी क्षति पहुंचाई, जिसके लिए इन महिलाओं को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन, जो इंग्लैंड मूल की थी, उनका मूल नाम कैथरीन हेलीमन था, उनको अल्मोड़ा भेजा और उन्होंने कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने कताई बुनाई के साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार करने का कार्य किया। ध्यातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरला बहन को प्रशासन द्वारा अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति, सरला बहन को 1941 में गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, इंग्लैंड मूल की थी, मूल नाम इनका कैथरीन हेलीमन था, अल्मोड़ा गांधी जी ने भेजा था। कोसानी में इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। कताई बुनाई के साथ साथ महिलाओं को यह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरला बहन को प्रशासन द्वारा अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी। सरला बहन की सहयोगी रही तुलसी देवी ने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा, रो नहीं, आगे बढ़ो। यदि शिक्षित नहीं हो तो अपने हाथों व दिमाग का उपयोग करो। हारो नहीं, भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है, उसको बढ़ाओ और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। सरला बहन की सहयोगी रही तुलसी देवी ने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा था कि रो नहीं, आगे बढ़ो। यदि शिक्षित नहीं हो तो अपने हाथों व दिमाग का उपयोग करो। हारो नहीं, भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है, उसको बढ़ाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने सरला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र एवं ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। वह कहती थी, रो नहीं, आगे बढ़ो। तुलसी देवी जी पिथौरागढ़ से थी, सरला बहन की सहयोगी थी। सरला बहन जी की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। वह कहती थी, रो नहीं, आगे बढ़ो। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला एवं बसंती ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी की एक दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की और महिला जागृति में अपना अमूल्य योगदान दिया था। पत्र पत्रिकाओं का योगदान देखते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं ने जन जागरूकता फैलाने तथा आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्ञातव्य है कि समय विनोद उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जयदत्त जोशी द्वारा नैनीताल से 1868 से 78 10 वर्षों के मध्य हुआ। समय विनोद उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जयदत्त जोशी जी द्वारा नैनीताल से 1868 से 78 के मध्य हुआ। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब जो 1870 में बना था। डिबेटिंग क्लब द्वारा बुद्धि वल्लभ पंत के संपादन में 1871 से अल्मोड़ा अखबार, जो एक साप्ताहिक अखबार था, उसका प्रकाशन शुरू हुआ। अखबार ने राज्य में चल रहे जन आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 1918 के होली के अंक में संपादक बद्रीदत्त पांडे ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया, जिससे इस अखबार पर जुर्माना लगाया गया और यह अखबार बंद हो गया। ज्ञातव्य है कि अल्मोड़ा अखबार को उत्तराखंड में पत्रकारिता की प्रथम ईंट कहा जाता है। अल्मोड़ा अखबार जो डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 से साप्ताहिक रूप से शुरू हुआ था, अखबार ने राज्य में चल रहे जन आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। 1918 के होली के अंक में अल्मोड़ा अखबार के तत्कालीन
संपादक बद्रीदत्त पांडे जी ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया। इस अखबार पर जुर्माना लगा दिया गया और यह बंद हो गया। ज्ञातव्य है कि अल्मोड़ा अखबार को उत्तराखंड में पत्रकारिता की प्रथम ईंट कहा गया है। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से शक्ति नामक साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से ही पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। अखबार के राष्ट्रवादी तेवर के कारण टिहरी रियासत ने कई बार इसे बंद करने का प्रयास किया, लेकिन यह बंद नहीं हुआ। मोहन जोशी के संपादकत्व में स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र की शुरुआत फरवरी 1930 में हुई। सन 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में प्रकाशित कर्म भूमि तथा 1941 में देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युगवाणी ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। आज़ाद हिंद फौज में योगदान। आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में लगभग 12%, लगभग 2500 सैनिक अकेले उत्तराखंड के थे। बुद्धि शरण रावत नेताजी के निजी सहायक और पितृशरण रतूड़ी कर्नल थे। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया, जबकि मेजर देव सिंह दानू जी नेताजी के अंगरक्षक बटालियन गढ़वाली बटालियन के कमांडर थे। ज्ञान सिंह बिष्ट एवं महेंद्र सिंह जैसे वीर युद्ध में शहीद हो गए। आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में लगभग 12%, लगभग 2500 सैनिक अकेले उत्तराखंड से थे। बुद्धि शरण रावत जी नेताजी के निजी सहायक और पितृशरण रतूड़ी जी कर्नल थे। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी जी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया, जबकि मेजर देव सिंह दानू जी नेताजी के अंगरक्षक बटालियन गढ़वाली बटालियन के कमांडर थे। ज्ञान सिंह बिष्ट व महेंद्र सिंह जैसे वीर युद्ध में शहीद हो गए। अब हम अन्य जन आंदोलनों को देखते हैं। कुली बेगार आंदोलन। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था। एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था। इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव से यह बेगार ली जाती थी। इसके लिए गांव के मुखिया के पास एक बेगार रजिस्टर होता था। उत्तराखंड की जनता इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए 1921 से काफ़ी पूर्व से इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। यह आंदोलन सर्वप्रथम खवियाड़ी गांव अल्मोड़ा से प्रारंभ हुआ था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्ट्रों को सरयू नदी में बहा दिया। यहीं से इस कुप्रथा का अंत हो गया। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टर को सरयू नदी में बहा दिया। यहीं से इस कुप्रथा का अंत हो गया। टिहरी राज्य आंदोलन। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से 10 जन आंदोलन होने लगे थे। 1939 में श्री देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीरचंद सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिससे जनजागृति में वृद्धि और आंदोलन का विस्तार हुआ। देव सुमन इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। देव सुमन जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मई 1944 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर देव सुमन जी बैठ गए। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही श्री देव सुमन जी की मृत्यु हो गई। श्री देव सुमन जी की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर दौलत राम, मोलू राम नोटियाल और नागेंद्र सकलानी जी ने संभाली। भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा। जनवरी 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन से राज्य सत्ता हिल गई। इस आंदोलन में मोलू राम भरदारी और नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए। जनवरी 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन से राज्य सत्ता हिल गई। इस आंदोलन में मोलू राम भरदारी और नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए। अतः परिस्थितियों को भांपकर राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलयी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। डोलापाल की आंदोलन। सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दूलों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इस आंदोलन से पूर्व राज्यों में शिल्पकारों अर्थात दलितों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही थी। दलित वर्ग का दूल्हा
या दुल्हन पैदल ही जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद दलितों को शिल्पकार शब्द भी जयानंद भारती ने ही दिया था। शिल्पकार और दलितों को यह अधिकार मिल गया। ध्यातव्य है कि 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयुक्त किया। तो 1911 में दलितों को शिल्पकार शब्द हरिप्रसाद जी ने दिलाया, हरिप्रसाद जी ने दिया और जयानंद भारती जी ने दलितों को डोला पालकी का अधिकार दिलवाया। सड़क आंदोलन 1940 के लगभग गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन किया। इसका उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क का निर्माण करना था। 1940 के लगभग गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क का निर्माण करना था। कनकटा बन बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन अल्मोड़ा के बड़ियार रैत लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कान पर फुल्ली लगाकर रण लिया गया। बाद में बैल के दोनों कान काटकर उसे 2 बार मरा घोषित करके बीमा की धनराशि भी हड़प ली गई। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उस कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तरांचल के कई जनपदों में घुमाया। बैल को दिल्ली ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया गया। कोटा खरा आंदोलन स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण करना था। तो कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था। शराब विरोधी आंदोलन पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। अतः स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य की महिला संगठनों ने नशामुक्त उत्तराखंड के उद्देश्य को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया था। आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बीच बीच में इस क्षेत्र में शराबबंदी लागू करती रही और पुनः चालू करती रही। 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया और इसे पूरे राज्यों में फैला दिया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया और शराब पुनः बिक्री होने लगी। विश्वविद्यालय आंदोलन स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन को देखते हुए एन.डी. तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-56 में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा। सरकार नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए मन बनाना शुरू कर दिया तो गढ़वाल के लोग इसे गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे। कुमाऊं मंडल के लोग कुमाऊं क्षेत्र नैनीताल में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे। बाद में एन.डी. तिवारी ने इन दोनों क्षेत्रों में एक एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और सरकार ने यह प्रस्ताव मान भी लिया। सन 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की गई। राज्य निर्माण आंदोलन हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम 5-6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। स्थानीय नेताओं की इस मांग को अधिवेशन में भाग ले रहे जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्री देव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवक संघ की नाम से एक संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। इस सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत ने इन मांगों को ठुकरा दिया। 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1957 में टिहरी रियासत के अपदस्थ नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया। 24-25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरयाल थे।
24-25 जून 1967 में रामनगर में सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे जी, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण सिंह सुंदरयाल जी को बनाया गया। 1969 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई। 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया। पुनः 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की गई। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का घेराव करने की भी कोशिश की और गिरफ्तारियां दी। 1979 में जनता पार्टी सरकार के सांसद त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। 23 जुलाई को बोट क्लब पर रैली का आयोजन किया गया। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवी दत्त पंत जी बनाए गए। इस दल का केवल एक लक्ष्य था, राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर काशी सिंह ऐरी के हाथ में आ गई। इस दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया और फिर 23 नवंबर को बोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। 1987 में ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना घटी जब उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र परमार जी ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। इसके लिए उन्हें भारी यातनाएं दी गई। 1987 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया। 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। जनवरी 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया और 11-12 फरवरी को रैली आयोजन किया। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। 1991 के चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। 1991 के चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया। गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया था। गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया था। इस दस्तावेज को ही उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रमा शंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की।
मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया। 1994 में ही विनोद बड़थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था। 1994 के जून माह में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कुल सीटों के 50% आरक्षण में से 27% आरक्षण ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी को प्राप्त था। 1994 के जून माह में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कुल सीटों के 50% सीट पर 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी को दिया आरक्षित होने की व्यवस्था की। नई आरक्षण नीति में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू हो गया। पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें उत्तराखंड के गांधी भी जाना जाता है, उन्होंने अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन पर वह बैठ गए। अनशनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 15 अगस्त को काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू किया गया। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 लोग मारे गए। इस घटना के दूसरे दिन मसूरी में झूलाधर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने पीएससी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए। फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकारी मारे गए। इसमें से 2 महिलाएं भी थी। हंसा धनाई जी और बेलमती चौहान जी शहीद हो गई थी। 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमति हुई। इसके बाद राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस सम्मेलन में 1-2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चय किया था। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाले रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस कृत्य को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई। इस कांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए और 7 लोग शहीद हो गए। 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष सांसद भुवन सिंह खंडूरी के संयोजन में दिल्ली में भाजपा ने एक रैली का आयोजन किया और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया गया। 1995 में 25 जनवरी को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 1995 में ही 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज से यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत की मौत हो गई। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोषणा की। 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार के गिर जाने से पास न हो सका। भाजपा के सत्ता में पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में पास हो गया और 10 अगस्त 2000 को विधेयक राज्यसभा में पास हो गया और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी और इसे सरकारी गजट
में कानून संख्या 28 के रूप में इंगित कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश 13 उत्तरी पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया। उसी दिन प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ भी ली। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक सूचना 29 दिसंबर 2006 को जारी कर दी गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। अब हम राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को देखते हैं। तो 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग जी शहीद हो गए थे। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड के शहीदों को देखें तो धर्मानंद भट्ट जी, गोपी चंद जी, रामपाल जी, भगवान सिंह सिरोला जी, प्रताप सिंह जी, परमजीत सिंह जी और सलीम अहमद और भुवन सिंह जी शहीद हुए थे। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड के शहीदों को देखें तो धनपत सिंह जी, बेलमती चौहान जी, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, मदन मोहन ममगई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह और उमाशंकर त्रिपाठी डीएसपी जी शहीद हो गए। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों में रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पर शहीद हुए शहीदों को देखें तो गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कोसिव जी मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए थे। 3 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड के बाद भड़के आंदोलन में शहीदों को देखें तो देहरादून में राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा और बलवंत सिंह जगवान जी शहीद हुए थे। कोटद्वार में भड़के आंदोलन में पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी जी शहीद हुए थे। नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट जी शहीद हुए थे। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में यशोधरा बैंजवाल व राजेश रावत जी शहीद हुए थे। राज्य आंदोलन के दौरान कुछ गठित संगठनों को देखते हैं। उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्याओं को लेकर गोविंद वल्लभ पंत, बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि नेताओं द्वारा इस परिषद का कुमाऊं परिषद का गठन किया गया, लेकिन 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। गणदेश सेवा संघ अलग राज्य के उद्देश्य को लेकर 1938 में दिल्ली में इस संघ का गठन श्री देव सुमन जी द्वारा किया गया। बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। गढ़वाल जागृति संस्था 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। पर्वतीय विकास जन समिति कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए इस समिति का गठन 1950 में नई दिल्ली में किया गया था। पर्वतीय राज्य परिषद 25 जून 1967 को रामनगर के जनसभा में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया। 1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया और 2 सांसदों प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट जी को शामिल करते हुए पृथक पर्वतीय राज्य परिषद इसका नाम कर दिया गया। पर्वतीय विकास जन समिति कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए इस समिति का गठन 1950 में नई दिल्ली में किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद 25 जून 1967 को रामनगर में एक जनसभा में एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया था। 1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया था। 2 सांसदों प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का इसका नाम कर दिया गया था। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नए राज्य के उद्देश्य को लेकर 3 अक्टूबर 1970 को कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा यह संगठन बनाया गया था। उत्तरांचल परिषद 7 जून 1972 को नैनीताल में इस परिषद का गठन स्थानीय समस्याओं पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल 24 और 25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में इस दल की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवी दत्त पंत जी थे। उत्तरांचल उत्थान परिषद 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 11-12 जनवरी 1989 को जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में
इस संघर्ष समिति का गठन किया और द्वारिका प्रसाद उनियाल समिति के प्रमुख चुने गए। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति इम्पोर्टेंट संगठन है। 11-12 जनवरी 1989 को जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच, युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में इस संघर्ष समिति का गठन किया। द्वारिका प्रसाद उनियाल समिति के प्रमुख चुने गए। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने जनवरी 1991 में इस मोर्चे का गठन किया। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, बहादुर राम टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य निर्माण में सहयोग करना था। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन 16-17 अप्रैल 1994 को किया गया। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, इसका गठन 18 सितंबर 1994 को किया गया। स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनाने का प्रयास। तो ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर पगने की लोहाबा पट्टी ही वर्तमान में गैरसैंण है। ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर पगने की लोहाबा पट्टी ही वर्तमान में गैरसैंण है। इस समय यह चमोली की एक तहसील है और विकासखंड है। इस समय यह चमोली की एक तहसील है और विकासखंड है। यह दूधा तोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और लगभग संपूर्ण राज्य के केंद्र में स्थित है। 60-70 वर्ग किलोमीटर में फैली इस समतल घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5360 फीट है। यहाँ से होकर अटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा नदियाँ बहती हैं। अटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी नयार व पश्चिमी रामगंगा नदियाँ यहाँ से बहती हैं। साथ ही यहाँ स्थान स्थान पर प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं। इस क्षेत्र के चारों तरफ गेवाड़, चांदपुर गढ़ी, बघान गढ़ी या ग्वालदम आदि गढ़ियाँ हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर गेवाड़, चांदपुर गढ़ी, बघान गढ़ी जिसे ग्वालदम कहते हैं आदि गढ़ियाँ हैं। इस क्षेत्र में बिनसर या विरणेश्वर महादेव जैसा धार्मिक स्थल है और बेनीताल जैसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी है। चमोली गैरसैंण चमोली की एक तहसील है। ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर पगने और लोहाबा पट्टी ही वर्तमान में गैरसैंण है। दूधा तोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। लगभग संपूर्ण राज्य के केंद्र में स्थित है। 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में फैली इस समतल घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5360 फीट है। यहाँ से होकर अटागाड़, पश्चिमी एवं पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा नदियाँ बहती हैं। साथ ही यहाँ स्थान स्थान पर प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं। इस क्षेत्र के चारों तरफ गेवाड़, चांदपुर गढ़ी, बघान गढ़ी जिसे ग्वालदम भी कहते हैं आदि गढ़ियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र में बिनसर या विरणेश्वर महादेव जैसा धार्मिक स्थल है। बेनीताल जैसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी है। गैरसैंण व देहरादून से राज्य के विभिन्न नगरों की दूरी को देखें तो उत्तरकाशी की गैरसैंण से दूरी 266 किलोमीटर है और देहरादून से दूरी 208 किलोमीटर है। पौड़ी की गैरसैंण से दूरी 150 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 182 किलोमीटर है। नई टिहरी की गैरसैंण से दूरी 202 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 115 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग की गैरसैंण से दूरी 46 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 186 किलोमीटर है। चमोली की गैरसैंण से दूरी 95 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 259 किलोमीटर है। हरिद्वार की गैरसैंण से दूरी 255 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 55 किलोमीटर है। पिथौरागढ़ की गैरसैंण से दूरी 280 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 578 किलोमीटर है। चंपावत की गैरसैंण से दूरी 261 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 503 किलोमीटर है। बागेश्वर की गैरसैंण से दूरी 156 किलोमीटर है। देहरादून से दूरी 482 किलोमीटर है। अल्मोड़ा की गैरसैंण से दूरी 135 किलोमीटर और देहरादून से दूरी 409 किलोमीटर। नैनीताल की गैरसैंण से दूरी 155 किलोमीटर और देहरादून से दूरी 357 किलोमीटर। उधम सिंह नगर की गैरसैंण से दूरी 213 किलोमीटर और देहरादून से दूरी 279 किलोमीटर। देहरादून की गैरसैंण से दूरी 272 किलोमीटर और देहरादून 24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाअधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह ऐरी जी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखकर राज्य की राजधानी इसे घोषित किया और शिलान्यास भी किया गया था। 24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह ऐरी जी ने गैरसैंण का नाम चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर चंद्रनगर रखकर राज्य की राजधानी इसे घोषित किया और इसका शिलान्यास भी किया था। 4 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट राजधानी के लिए गैरसैंण की सिफारिश की और 68% लोगों ने इसका समर्थन किया। सन 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 80% जनता की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी। गैरसैंण के पक्ष में
गैरसैंण के पक्ष में 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली में विभिन्न संगठनों ने 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मंच द्वारा आहूत करने पर 30 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद पूर्णतः सफल रहा। अक्टूबर 2000 में इस मुद्दे पर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया। 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी को स्थापना व कई मुद्दों पर 38 दिनों के आमरण अनशन के बाद 8 अगस्त 2004 को बेनीताल में शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक में राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त बताया है। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया और कुछ समय बाद भंग हो जाने के बाद 28 नवंबर 2002 को कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया। 1 फरवरी 2003 से आयोग के अध्यक्ष 1 फरवरी 2003 से स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित जी थे। इन्होंने 17 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर गैरसैंण को राजधानी हेतु खारिज कर दिया था और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। ध्यातव्य है कि आयोग का कार्यकाल कुल मिलाकर 11 बार बढ़ाया गया था। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी राजधानी हेतु धरने प्रदर्शनों का क्रम जारी रहा। राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी 2-2 विधानसभा भवन हैं। तो हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी के अध्याय 2 उत्तराखंड इतिहास को पूरा कवर किया है। यह इतिहास हमारा लगभग 75% तक हमारे सभी फैक्ट को कवर करता है और हमने इसमें बहुत ज़्यादा डीपली एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि दरोगा और कनिष्ठ सहायक का एग्जाम बहुत पास में है। जितनी बड़ी वीडियो होती है आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए उसमें समस्या आती। हम कनिष्ठ सहायक एग्जाम के बाद लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, अपर पीसीएस को कवर करने के फोकस से आपको डीपली और चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अभी हम जितनी भी आगे सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम दीपक असवाल सर की उत्तराखंड हिस्ट्री को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। अपनी उत्तराखंड परीक्षावाणी के अंत में दिए गए करंट को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ये सभी वीडियो हम बहुत ज़्यादा डीपली फैक्ट के साथ नहीं कराएंगे। हम छोटी से छोटी वीडियो रखने की कोशिश करेंगे जिससे आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये आपके लिए उपयोगी हो। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप प्रत्येक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।